Modi poll. We are united only. Why you are dividing? इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी तय नहीं कर पा रही होगी कि वह किस तारीख को विजय दिवस के रूप में मनाए, 1 जून या 4 जून को। हमने 1 जून के वीडियो में एग्जिट पोल की प्रक्रियाओं के बारे में बताया था। आज के वीडियो में भी हम इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी भी आंकड़े को नकार नहीं रहे हैं और ना किसी के लिए भी उम्मीद पैदा कर रहे हैं। हम आज के वीडियो में पहले देखेंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़ों का क्या किसी मनोवैज्ञानिक हमले से संबंध है। दूसरा, विपक्ष कैसे अपनी तरफ से इस मनोवैज्ञानिक हमले का जवाब दे रहा है। और तीसरा, सर्वे करने वाली एजेंसियों से किस तरह के सवाल होने चाहिए। और चौथा, बीजेपी को किन राज्यों में बढ़त मिली है और बंगाल में एग्जिट पोल को लेकर किस तरह की चुनौती दी जा रही है। तो हम इन 3-4 पहलुओं पर इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एग्जिट पोल गलत भी होते हैं और सही भी, लेकिन कई बार नंबर गलत होने के बाद भी एग्जिट पोल की दिशा सही होती है। 4 जून का नतीजा एग्जिट पोल से अलग ही होगा, इसकी उम्मीद आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खुद को धोखे में रखना भी ठीक नहीं। उम्मीद का कारण ठोस होना चाहिए। 9 एग्जिट पोल आए हैं और 9 के 9 एनडीए को अधिकतम 359 से 401 सीटें दे रहे हैं। 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने एनडीए को अधिकतम 400 और 401 सीटें दी हैं। आप जरूर अपनी जानकारी और समझ के साथ साथ सवालों का दायरा बढ़ा सकते हैं कि इतने सारे एग्जिट पोल के नंबर एक दूसरे से मिलते जुलते क्यों हैं। 9 के 9 एग्जिट पोल ने बीजेपी गठबंधन को 350 से लेकर 401 तक का नंबर दिया है। ऐसा लग रहा है कि सब एक दूसरे की देखा देखी एक ही जगह पर दिखना चाहते हैं। एग्जिट पोल गलत है या सही है, इसके बजाय आप इस ट्रेंड पर सवाल पूछ सकते हैं कि सबका नंबर एक जैसा क्यों है। क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि कोई डर के मारे एक दूसरे से अलग नहीं दिखना चाहता। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। एग्जिट पोल के जब नतीजे आए तब लोग इस बात से हैरान हैं कि बीजेपी को तमिलनाडु, पंजाब, केरला और पश्चिम बंगाल में बढ़त मिल रही है। केरला में बीजेपी को 1 से 4 सीटें दी जा रही हैं, तो तमिलनाडु में 1 से लेकर 3 तक। एक सर्वे ने बीजेपी को तमिलनाडु में 10 सीटें दी हैं। 2014 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी तमिलनाडु में, लेकिन 2019 में 0 हो गई। बंगाल में बीजेपी को 23 से 32 सीटें दी जा रही हैं। तृणमूल को 42 में से 18 सीटें ही मिल रही हैं। यहां पर बीजेपी 2019 की तुलना में 10% से अधिक वोट ला रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इंडिया टुडे ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 134 से 160 सीटें दी थी, यानी उसकी भी सरकार बन रही थी। असल में बीजेपी को 77 सीटें आईं। यह एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का था। रिपब्लिक जन भारत सर्वे ने बीजेपी को 165 से लेकर 182 सीटें दी थी। इंडिया टीवी ने 173 से लेकर 192 सीटों का रेंज बताया। तीनों ही गलत निकले, बल्कि 10 एग्जिट पोल के आंकड़े बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद गलत हुए थे।
क्या इस बार भी बंगाल में एग्जिट पोल गलत होगा? 4 जून को पता चलेगा। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि जिस तरह डर का माहौल है, क्या कोई भी सर्वे कंपनी बीजेपी को बहुमत से कम आंकड़ा देने की हिम्मत कर पाएगी? एग्जिट पोल में बीजेपी को काफी नंबर तो दिए गए हैं। हम सही और गलत की बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन इसके पीछे मनोवैज्ञानिक गेम क्या हो सकता है उसकी बात तो कर सकते हैं। विपक्ष के पोलिंग एजेंट काउंटिंग के दिन हताश नजर आ सकते हैं। जल्दी टेबल छोड़कर चले गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भी आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल आने के पहले इंडिया गठबंधन ने अपना आंकड़ा दिया 295 सीटें आएंगी और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आखिरी वोट गिन लिए जाने तक अपनी जगह से हिलना नहीं। 4 जून के नतीजे अगर एग्जिट पोल के हिसाब से आने लगे तो हो सकता है कि विपक्ष का कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर ही छोड़ दे और यह घातक हो जाएगा। किसी भी सर्वे में इंडिया गठबंधन को 200 से अधिक सीटें नहीं दी गई हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों और नेताओं से जूम कॉल पर बात की। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी मीडिया के सामने अलग अलग राज्यों के नेताओं से बात की। राजस्थान से गोविंद सिंह डोटासरा, असम से भूपेन कुमार वोहरा, पंजाब से प्रताप सिंह बाजवा ने वेबिनार के जरिए प्रेस को अपना फीडबैक दिया। कांग्रेस भी बताना चाह रही है कि वह एग्जिट पोल से मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आई है। ऐसे ही हवा में भरोसा नहीं जता रही कि जीतेगी। एग्जिट पोल का कुछ तो असर हुआ है। विपक्ष जान गया है कि 4 जून तक किसी भी तरह से मोर्चा बांधकर रखना है। उसका आत्मविश्वास भी है और उसका अविश्वास भी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य में 2/3 सीटों पर कांग्रेस जीतने जा रही है। ऐसा लगता ही नहीं कि कांग्रेस यहां हार सकती है। जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया गठबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया गठबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे। अगर एग्जिट पोल के नंबर से इस तरह का मनोवैज्ञानिक दांव खेला जा रहा है, तब आप कुछ और पहलुओं के बारे में सोच सकते हैं। क्या एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि जब रिजल्ट आए तब कोई चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल ना उठाए? 1 जून को जयराम रमेश ने ट्वीट किया और लिखा कि निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर्स को फोन पर बात कर रहे थे। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह व भाजपा सत्ता से बाहर होंगे एवं इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वह संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वे निगरानी में हैं। चुनाव आयोग ने इससे इनकार किया है। जयराम रमेश ने नोटिस भेजकर कहा है कि अभी तक आयोग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने किसी तथ्य के आधार पर ही कहा होगा। गुजारिश है कि 2 जून की शाम 7 बजे तक सारी जानकारी आयोग से साझा कीजिए। तो मनोवैज्ञानिक युद्ध चल तो रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट किया कि वे 9 चुनाव लड़ रहे हैं
और पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को एआरओ की मेज पर नहीं बैठने दिया जाएगा। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को चेताया और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। इस ट्वीट के नीचे चुनाव आयोग सीईओ के हैंडल से जवाबी ट्वीट में कहा गया कि उम्मीदवारों के मतगणना एजेंट्स को एआरओ की मेज पर बैठने की इजाजत होगी। इसके नीचे अजय माकन ने धन्यवाद देते हुए लिखा कि सुबह तक दिल्ली के रिटर्निंग अफसर इसे मानने को तैयार नहीं थे। तो इस तरह का अलर्ट विपक्ष के खेमे में आया तो है और यह अच्छा है कि आप प्रक्रिया को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो जाएं। लेकिन अजय माकन का यह ट्वीट यह भी बताता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना पड़ रहा है। अभी तक चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं, मगर जब से एग्जिट पोल के नंबर आए हैं ऐसे सारे सवाल पीछे चले गए हैं। चुनाव खत्म हो जाने और एग्जिट पोल के नंबर के बाद भी विपक्ष मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़े जा रहा है। जिस वक्त गोदी चैनलों पर एग्जिट पोल का तामझाम शुरू हो रहा था, ठीक उसी वक्त यानी शाम 6:21 पर राहुल गांधी का ट्वीट आता है। 1 जून को राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा कि अग्निवीर में शहीद हुए सैनिकों को बराबरी का दर्जा न मिलना भेदभाव है। इसके साथ यह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। उन्होंने तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है। यह पत्र बता रहा है कि राहुल गांधी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वे चुनाव हार गए हैं। विपक्ष के इस युवा नेता की तरफ से यह कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक संकेत है। जिस समय गोदी एंकर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे, उनके मुद्दों की खिल्लियां उड़ा रहे थे, उसी समय राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिख रहे थे। राहुल का ऐसा करना बता रहा है कि वे अपने मुद्दों को नहीं छोड़ने वाले, वे शोक में नहीं डूबे हैं, बल्कि मुद्दों को लेकर खड़े हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तो विपक्ष ने अपना नंबर सिद्धू मूसेवाले के गाने से दिया क्या? यह भी कमाल है। विपक्ष भी लगता है कि गोदी मीडिया के हमलों से आजाद होने लगा है। इस चुनाव में हार के बीच विपक्ष की यही जीत है। सिद्धू मूसेवाला के इस गाने को YouTube पर 59 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट भी काफी महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाते हुए लिखा है कि विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरफ बदला जा सकता है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है। जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के ट्वीट से इसका भी अंदाजा हो रहा है कि विपक्ष के नेता किन बातों को लेकर आशंकित हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस एग्जिट पोल का यह मतलब निकाला है कि इसकी आड़ में रिजल्ट घोषित करने की कोशिश की जाएगी ताकि जनता शक ना करे, क्योंकि 3 दिन में एग्जिट पोल को लेकर माहौल बन चुका होगा कि इतने ही नंबर आने वाले थे और उसी के आसपास आ गए, ताकि कोई सवाल खड़ा ना करे। क्या एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों को डराया धमकाया गया होगा? भारत में अगर आप इसका जवाब ना में देंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। यहां किसी को भी उठाकर फर्जी मामलों में जेल में डाल दिया जाता है। वैसे देश में कौन इनकार नहीं करेगा कि इन पर दबाव नहीं होगा, लेकिन हमारे पास इसके ठोस प्रमाण नहीं है। मगर हमारे पास सवाल करने के आधार जरूर हैं, क्योंकि सभी के नंबर भेड़ चाल की तरह दिखते हैं। क्या यह स्वाभाविक रूप से है या किसी परमात्मा की शक्ति से घबराकर एक ही कलम से सारे नंबर एक समान लिखे गए हैं? सवाल आप पूछ तो सकते हैं। 2019 में द प्रिंट में पत्रकार शिवम विज ने प्रदीप गुप्ता का एक बयान दर्ज किया है। इसमें एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि बंगाल, केरला, झारखंड, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में एक्सिस के सर्वे करने वालों को मारा गया
पकड़कर थाने में बिठाया गया और बंगाल में एक सर्वेयर को जेल में डाल दिया गया। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने ज्यादातर विपक्ष के राज्यों के नाम लिए, लेकिन आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि बीजेपी से सर्वे करने वाली कंपनियों को ऐसा खतरा नहीं होगा, और होगा भी तो उनके लिए बोलना आसान नहीं होगा। इसी इंटरव्यू में प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी सर्वे करा रही है कि कौन कौन जगन रेड्डी की पार्टी का समर्थक है और उसका नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है, इसलिए आंध्र प्रदेश में सर्वे करना मुश्किल हो गया है। शिवम से प्रदीप गुप्ता ने कहा था कि इस कारण उन्होंने चुनाव शुरू होने से पहले सर्वे करना बंद कर दिया। यह 2019 की बात है, यानी प्रदीप गुप्ता के साथ ऐसा होता है कि दूसरे राजनीतिक दलों के वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कटवाया जा सकता है। तो यह इस बार नहीं हुआ होगा, दावे के साथ कौन कहेगा। इस चुनाव में कई लोगों ने शिकायत की है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। नंबर कम देना और ज्यादा देना, इसे लेकर चर्चाएं चलती हैं। आमतौर पर सर्वे करने वाली कंपनियां विजेताओं को थोड़ा कम नंबर देती हैं, कुछ घटा कर रखती हैं ताकि ऊपर नीचे होने पर वे सुरक्षित रहें, लेकिन यहां ज्यादातर ने बीजेपी और एनडीए को 350 से अधिक सीटें दी हैं, 3 ने तो 400 से अधिक सीटें दी हैं। क्या इसका माहौल पहले से बनाया जा रहा है? चुनाव आयुक्त ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम के सही होने का दावा किया था, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर में अपनी रैलियों में कहने लगे कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन के नेता ईवीएम को दोष देने लग जाएंगे। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। क्या यह सही है? सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर नहीं की थी, बल्कि उसमें यह मांग की गई थी कि ईवीएम का जो डेटा है उसका वीवीपैट की सभी पर्चियों से मिलान किया जाए और वीवीपैट की पर्ची पर बार कोड हो। इस समय केवल कुछ वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम के डेटा का मिलान किया जाता है। सभी पर्ची गिनी जाए, इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बस इतना कहा कि चुनाव आयोग वीवीपैट पर बारकोड लगाने पर और इनकी गिनती इलेक्ट्रॉनिक मशीन से करने पर विचार कर सकता है। चुनाव आयोग, उसने तो कोर्ट के सामने फॉर्म 17C की जानकारी देने से मना कर दिया था। वीवीपैट की सारी पर्चियां गिनी जाएं, इस पर आयोग फैसला दे देगा, इसकी उम्मीद वही कर सकता है जो रात में जागता है और दिन में सपने देखता है। 17 मार्च को ही कांग्रेस ने साफ कर दिया था वह ईवीएम के विरोध में नहीं है। कांग्रेस ने इस चुनाव में कई बार कहा कि वह ईवीएम के विरोध में नहीं है। अपने मैनिफेस्टो के पेज नंबर 22 पर भी लिखा है, कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेगी। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट इकाई में रखेगा और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान वीवीपैट की पर्ची से किया जाएगा। कई लोग मानते हैं कि हमें ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए, ये स्टैंड नहीं है। 19 दिसंबर 2023 को जब इंडिया जनबंधन की बैठक हुई नई दिल्ली में, इस पर बात हुई और सभी ने ये कहा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम ईवीएम के खिलाफ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन के खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जिट पोल से पहले ही कहना शुरू कर दिया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन ईवीएम को दोष देगा। इसलिए यह शक किया जा सकता है कि क्या कोई माहौल बनाया जा रहा है ताकि रिजल्ट और पहले के नंबर में बहुत ज्यादा अंतर ना लगे और लोग शक ना करें। हम यहां फिर से कहना चाहते हैं कि हमारा मकसद आपके भीतर उम्मीद जगाना नहीं है, ना यह कहना कि 4 जून को कुछ अलग हो सकता है। हम अभी केवल इस पर बात कर रहे हैं कि अगर इन नंबरों के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक खेल हो सकता है या मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है तो वह क्या है। हेलो दोस्तों,
एग्जिट पोल्स का समय है, उनका मौसम है, और दुनिया के जो धुरंधर साइकोलॉजिस्ट हैं, टॉप नॉच, वो कहते हैं कि प्रेडिक्शन करना एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये चांस या रैंडमनेस से कुछ ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकता। आइए जल्दी से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले होता है कंफर्मेशन बायस। ये तब होता है जब हम उस जानकारी को तरजीह देते हैं जो हमारे विश्वासों की पुष्टि करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पार्टी का समर्थन करते हैं और शायद उस पार्टी की हवा नहीं चल रही, तो एग्जिट पोल के जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आप सही तरीके से शायद उत्तर नहीं देंगे। ये बहुत होता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा उस आंसर को देने में। इससे जो एग्जिट पोल्स के जो परिणाम हैं वो विकृत हो सकते हैं। दूसरा है अवेलेबिलिटी बायस। ये हम घटनाओं का मूल्यांकन उस आधार पर करते हैं कि वो कितनी आसानी से याद आ जाती हैं। अगर हाल ही में कोई स्कैंडल हुआ हो या कोई पॉजिटिव रैली हुई हो, तो एग्जिट पोल में आप या जो भी उत्तर देने वाले हैं वो वोट रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसका कि जो अभी इवेंट हुआ है उसका सीधा उस पर प्रभाव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सच्ची बात ही बताएं। ऐसा करने से भी जो नतीजे हैं एग्जिट पोल के, वो विकृत हो सकते हैं। बाकी के जो बायस या पक्षपात हो सकते हैं, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस बायस बहुत बड़ी बात है, जो कि स्पेशली पोलस्टर्स में देखा जाता है, जो अपनी सटीकता को बहुत ही अधिक आंक सकते हैं और सोच सकते हैं कि डाटा कुछ भी कहे लेकिन वही होगा जो हम सोचते हैं। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस बायस में अक्सर हो जाता है। दूसरा होता है बैंड वैगन इफेक्ट। इसमें लोग भी उसी तरह की रिपोर्टिंग करते हैं जिसका कि माहौल चल रहा हो, और जो पोलस्टर हैं वो भी, उन पे भी जो ये ट्रेंड चल रहा होता है, जिसकी हवा चल रही होती है, उसमें फिट होने के लिए निष्कर्ष वो निकाल सकते हैं। तीसरा है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। इसमें जो वोटर है वो, अगर उन्होंने ऐसी जगह वोट की है जो शायद सोसाइटी में इतनी, उनके आजू बाजू खासकर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उसका उत्तर जो है वो गलत दे सकते हैं। इसको कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट, अगर आप उसमें फिट नहीं होते। तो अब इसके क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जिसमें कि आप कुछ समझ सकेंगे, फिर भी इसका कैसे मतलब निकालें अगर आपने इसको देखना ही है तो। पहले तो मेथोडोलॉजी में जाइए, जो कि सैंपल साइज को देखिए और प्रश्नों के शब्दांकन की जांच कीजिए, वो किस तरह के प्रश्न हैं, उनमें फ्रेमिंग इफेक्ट तो नहीं है, और जो सैंपल है वो बहुत डाइवर्स होना चाहिए। फिर देखें कि आपने अलग अलग तरीके की जो एग्जिट पोल्स हैं उन पे ध्यान दिया है, सिर्फ एक पे नहीं, या सिर्फ एक कंपनी की या एक मीडिया हाउस की जो एग्जिट पोल है जो कि मल्टीपल चैनल्स पर चल सकती है, उस पर ध्यान मत दीजिए। क्या पहले से कोई माहौल बनाया जा रहा है ताकि कोई शक ना करे? एग्जिट पोल के आंकड़ों को शेयर बाजार से भी जोड़ दिया जा रहा है। याद रखिएगा, राजनेता के लिए सबसे बड़ा धन सत्ता है। चुनाव के मैदान में राजनीतिक पार्टियां पावर के लिए उतरती हैं, ना कि शेयर खरीदने बेचने के लिए। मतलब जब तक कि कोई ठोस प्रमाण ना हो, ऐसी बातों को हवा नहीं देनी चाहिए। यह जागरण में छपा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि निवेशकों को 4 जून से पहले शेयर खरीद लेने चाहिए, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा जीतेगी और शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आएगी। पीएम मोदी ने भी कहा कि 4 जून के बाद शेयर बाजार रिकॉर्ड बनाएगा। फिर भी एग्जिट पोल के नंबर से अमित शाह पैसे बनाएंगे, इस बात पर थोड़ी हंसी आती है। वैसे वे शेयर बाजार में निवेश तो करते हैं, लेकिन पावर की लड़ाई इतनी बड़ी होती है कि उसमें पैसा सहायक होता है, नायक नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पैसे में कोई पावर नहीं होता। आप कह सकते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा बीजेपी ने तय किया और कहा। बीजेपी ने एक नंबर तय किया और जनता ने वही नंबर उसे दे दिया। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन 16 मार्च से पहले जो ओपिनियन पोल आए उसके आंकड़े भी एग्जिट पोल के आसपास ही हैं। इंडिया टुडे सीएनएक्स ओपिनियन पोल ने बीजेपी एनडीए की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी। 350 से 378 सीटें दी गई थीं। न्यूज 18 ने बीजेपी को 411 सीटें दी थी। कमाल की यह निरंतरता है। अब की बार 400 पार के बीजेपी के नारे में, ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल में। जानने की बात है कि 400 का नंबर किसने तय किया? प्रधानमंत्री मोदी ने, किसी मार्केटिंग कंपनी ने, या किसी तांत्रिक ने? तो यहां तक हमने एग्जिट पोल के आंकड़े के पीछे मनोवैज्ञानिक पहलू से लेकर शेयर बाजार से जोड़ने की बात की। अब हम फिर से एग्जिट पोल की प्रक्रिया की बात करेंगे। इसके बारे में हमने 1 जून के वीडियो में बात की थी। एग्जिट पोल का एग्जिट पोल। आज कुछ और बातें जरूरी हैं। भारत में कोई कानून नहीं कि एग्जिट पोल करने वाली कंपनी अपनी प्रक्रिया और डेटा पब्लिक से साझा करे। फिर भी यह क्यों जरूरी है, यह जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
अमेरिका में अगर कोई कंपनी अपना डेटा, अपनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं करती है, तब उसे मीडिया से लेकर पब्लिक तक गंभीरता से नहीं लेती, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। इसलिए अमेरिका में सभी ने खुद से ही यह रूल बना लिया है। यह मॉनमौथ यूनिवर्सिटी पोलिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। पारदर्शी तरीके से सर्वे करने और सटीक जानकारी देने के मामले में अमेरिका में इसकी बहुत प्रतिष्ठा है। चुनावों पर इसके सर्वे की वेबसाइट का नाम है 538। अमेरिका में सर्वे रिसर्च करने वाली 500 संस्थाएं हैं। मॉनमौथ यूनिवर्सिटी पोलिंग इंस्टीट्यूट का रैंक 5वां है। इसकी वेबसाइट पर सर्वे से जुड़ा हर तरह का डेटा है, प्रक्रियाओं की जानकारी है, किस तरह के मुद्दे पूछे गए उसकी भी जानकारी है, किस तरह से सवाल पूछे गए यह भी बताया गया है। यह भी बताया गया है कि सर्वे टेलीफोन से किया गया या इंटरनेट से। आपको एक सर्वे को लेकर इस वेबसाइट पर अनेक जानकारियां मिलेंगी। यहां तो यह भी लिखा है कि जिस दिन सर्वे के नतीजे जारी होते हैं उसी दिन आप सारी जानकारी हमसे ईमेल के जरिए ले सकते हैं। तो मल्टी फैक्टर डेटा कलेक्शन है यहां, जिसमें अपने सर्वे ही नहीं, जिन लोगों से बात की जा रही है उनका भी ख्याल रखा जाता है। जिनसे पूछा जाता है उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है, उनसे सहमति ली जाती है। क्या हमारी एजेंसियां जिन लोगों से बात कर अपना डेटा जुटा रही हैं उन्हें बताती हैं कि किस लिए यह सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होगा। एक और अहम बात है कि मॉनमौथ यूनिवर्सिटी के सर्वे में फंडिंग को लेकर भी पारदर्शिता बरती गई है। क्या आप जानते हैं कि जिस कंपनी ने एग्जिट पोल किया है उसकी फंडिंग कहां से आई है? वह कंपनी उसी पार्टी के लिए चुनाव अभियान तो नहीं कर रही जिसकी जीत का दावा कर रही है। क्या भारत में सर्वे एजेंसियां ऐसा करती हैं? ठीक ऐसा करती हैं, इसके लिए गहन अध्ययन की जरूरत है, लेकिन उन्हें ऐसा करना चाहिए जब मॉनमौथ यूनिवर्सिटी अपना सारा डेटा पब्लिक कर सर्वे करने वाली 500 कंपनियों के बाजार में टिकी है, तो भारत की कंपनियों को भी नहीं घबराना चाहिए। डेटा और प्रक्रिया दोनों की जानकारी देनी चाहिए। इंडिया टुडे की वेबसाइट पर एक्सिस माई इंडिया की कुछ जानकारी है। इसका शीर्षक है मेथडोलॉजी एक्सप्लेन्ड, लेकिन मेथड यानी प्रक्रिया के बारे में कम ही जानकारी है। कुछ आंकड़ों का जरूर पता चलता है कि देश भर में 912 सर्वेयर ने 5,18,000 लोगों से बात की। संसदीय क्षेत्र और विधानसभाओं के नंबर दिए गए हैं, लेकिन प्रक्रिया क्या थी, सवाल क्या थे जिनसे पूछा गया, उनकी उम्र क्या थी, महिलाओं और पुरुषों की संख्या क्या थी, क्या इन सब की जानकारी मिलती है? नहीं मिलती है। तो ये मेथड कैसे हुआ? इसमें यह भी नहीं बताया गया कि एग्जिट पोल करने वाली कंपनी की फंडिंग कहां से हुई है, कितनी हुई है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने नवंबर 2020 में एक्सिस माई इंडिया पर एक अध्ययन किया है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए आपको $11 देने पड़ेंगे, लेकिन आप इसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, वरना कॉपीराइट का उल्लंघन होगा, कानूनी मामले में फंस जाएंगे। एक तरफ अमेरिका की मॉनमौथ यूनिवर्सिटी सारे आंकड़े देती है, वह भी फ्री में, और उसे लेकर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्सिस माई इंडिया ने हार्वर्ड को अपना डेटा दिया, आप उसके बारे में नहीं लिख सकते क्योंकि कॉपीराइट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पास है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हार्वर्ड की तरह दूसरी संस्थाओं और पत्रकारों के लिए भी यह डेटा उपलब्ध करा दिया जाए? एक्सिस माई इंडिया की इतनी चर्चा होती है तो उसे अपनी मेथड और डेटा पब्लिक क्यों नहीं करना चाहिए? इस पर प्रदीप गुप्ता का जवाब हमारे पास नहीं है और हम उनसे सवाल पूछ भी नहीं पाए। भारत में एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां रिस्पांस रेट भी नहीं बताती हैं, यानी 100 लोगों से पूछा तो कितने लोगों ने बात करने से मना कर दिया। यह बेहद अहम जानकारी है। इससे भी पता चलता है मूड क्या है। हमारा जोर इस बात पर है कि प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी सूचना आपको भी हो, ताकि आप हर एग्जिट पोल के बाद दहशत में ना आए कि सही है या गलत, कहीं हेरा फेरी तो नहीं हुई या कोई बड़ा गेम तो नहीं है। हम टुडेज चाणक्य की वेबसाइट पर देखने गए कि क्या उन्होंने अपने मेथड और डेटा को लेकर कुछ पब्लिक किया है। हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली। कुछ जानकारी दूसरी मिली जो आपके काम की हो सकती है। टुडेज चाणक्य की वेबसाइट पर व्हाट वी डू वाले कॉलम में साफ लिखा है कि वे पिछले 15 साल से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मुश्किल चुनाव जीतने में मदद कर रहे हैं। फिर यही कंपनी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भी कर रही है, यानी जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनी है वो इलेक्शन कैंपेन मैनेज करने का भी काम करती है, ग्राउंड पर जनता में माहौल बनाने का काम करती है,
अलग अलग सीटों पर कैंडिडेट की ओर से ठेके उठाती है, यहां तक कि ओपिनियन क्रिएट करने का भी ठेका लेती है। अब इन सब को हितों के टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में देखा जाए या नहीं, ये तो ऐसे ही हुआ कि खुद खिलाड़ी हैं लेकिन बीच बीच में अंपायरिंग भी कर लेते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता से सवाल किया है, पूछा है कि क्या आपने बीजेपी के नेताओं के लिए कैंपेन किया है। गोदी मीडिया, एग्जिट पोल, भारत की राजनीति। आपको मुबारक, बीजेपी को हराना एक मुश्किल काम तो है। 2019 में ही कई सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर दूसरे उम्मीदवारों से बहुत ज्यादा था। हो सकता है विपक्ष ने अच्छा किया हो इस चुनाव में, लेकिन जीत के लिए काफी ना रहा हो। इस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन यह वीडियो लंबा होना ही था। एग्जिट पोल के उत्साह में गोदी मीडिया बेलगाम हो गया है। उसे याद रखना चाहिए कि भारत की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, उसकी करतूतों को मान्यता नहीं दी है। जनता के बीच गोदी मीडिया की साख नहीं बढ़ी है। 2024 का रिजल्ट कहीं से नहीं कह रहा कि भारत की जनता को गोदी मीडिया की जरूरत है। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है, यह बात शाश्वत है। इसे चुनाव का कोई भी रिजल्ट मिटा नहीं सकता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।